नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का मॉर्निंग एडिशन और देखते हैं बाजार की आज शुरुआत कैसे होती है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, लेकिन सत्र है खास। बहुत ज्यादा गिरावट हमने ऑलरेडी देखी पिछले कुछ दिनों में मार्केट पे, लेकिन यहां पर आकर 22,800 के लेवल पे मार्केट थोड़ा जमकर बैठ गया है और स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी होनी शुरू हो गई है। तो क्या राहत की बात है या फिर अभी और झटके देगा बाजार, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। आज एशियाई बाजारों के मिले जुले संकेतों के बीच में शुरुआत होने जा रही है और गिफ्ट निफ्टी आज भी 99 अंकों के आसपास की गिरावट शो कर रहा है। तो देखते हैं बाजार आज कैसे पैन आउट होता है। लेकिन मार्केट की आगे की डायरेक्शन कैसी रहेगी, इस पे बात करने के लिए सनी अग्रवाल जी एसबीआई सिक्योरिटीज से मेरे साथ इस समय मौजूद है। सनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। रजत जी, शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मार्केट पे इतनी जबरदस्त बिकवाली के बाद ये अचानक से क्या हो गया? ये फरवरी की सीरीज अंत होते होते बाजार एक जगह आके रुक गया है 22,800 के लेवल पे। तो क्या पहले तो आप ये बताएं कि अभी के हिसाब से जो इतनी ज्यादा करेक्शन हुई और यहाँ पर हम थोड़ा पॉज ले रहे हैं, ये टेम्परेरी पॉज पॉज है या फिर अभी और दिक्कत बाकी है? रजत जी, पहले तो एक बात ध्यान रखना होगा कि ये जितनी भी सेलिंग चल रही है ये बेसिकली एक काइंड ऑफ फ्लाइट ऑफ कैपिटल है। जो हम देख रहे हैं कि यूएस में जिस तरह से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, उसके चलते एक फ्लाइट ऑफ कैपिटल के चलते हम अक्रॉस द इमर्जिंग मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग देख रहे हैं। और ये बार बार आई थिंक आपके चैनल पर भी काफी सारे एक्सपर्ट्स ने डिस्कस किया होगा कि यूएस में बॉन्ड यील्ड जब 4.5% है और जब यूएस इकोनॉमी को लेकर ट्रम्प साहब की जो भी पॉलिसीज हैं यूएस इकोनॉमी को फिर से रिवाइव या ग्रेड बनाने के फिराक में है, तो ऑब्वियसली जब डॉलर इंडेक्स अप्रिशिएट होता है, अगर आपको याद होगा सितंबर में जब हमारे मार्केट ने पिक बनाया था तब यूएस डॉलर इंडेक्स तकरीबन 100 के आसपास था। आज जब हम बात कर रहे हैं तो डॉलर इंडेक्स ने जो 110 का कहीं ना कहीं पीक बना करके अब फिर से 107-8 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब भी डॉलर स्ट्रेंथन होता है, इमर्जिंग इकोनॉमीज की जो करेंसी है वो वीकन होगी और उसके चलते जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्हें डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें लॉस लगेगा। तो काइंड ऑफ फ्लाइट ऑफ कैपिटल है। और ये अब अगर आप ये पूछोगे कि ये जो सेलिंग जो चल रही थी सितंबर से तकरीबन 3 लाख करोड़ की सेलिंग हो चुकी है, क्या ये खत्म हो चुकी है? आई थिंक अभी मे बी इंटेंसिटी यहाँ से थोड़ी कम होती नजर आ रही है जिस तरह से डेटा दिखा रहे हैं। कहीं कहीं बीच बीच में 2-2.5 हजार करोड़ के नंबर आते हैं कंपेयर टू 4 या 5 हजार करोड़ के। तो मेरा ये मानना है कि शायद और कुछ समय तक ये चलेगा, टिल द टाइम जब तक डॉलर इंडेक्स काफी मजबूत है तब तक ये थोड़ी सी सेलिंग जो है इसका दौर चलता रहेगा। और इसके इसके पीछे एक जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि यूएस इकोनॉमी का जो फोकस है, ऑब्वियसली मनी इज मूविंग बैक टू यूएस। और दूसरा कहीं ना कहीं डोमेस्टिक अगर हम बात करें तो जो अर्निंग्स है, प्रॉफिट के जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं रहे थे सितंबर क्वार्टर में भी और दिसंबर क्वार्टर में भी। और इसके काफी सारे कारण ना, और हम सभी को पता है कि इलेक्शन का साल था, गवर्नमेंट ने पहले 2 क्वार्टर में कोई बहुत ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करी और कहीं ना कहीं पूरे इकोनॉमी में टू सम एक्सटेंट रिलेटिवली थोड़ी स्लो डाउन हमें देखने मिली। बट हैविंग सेड दैट, जब हम सिंगल डिजिट काइंड ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ फुल ईयर FY 25 में रिपोर्ट करेंगे, अब ये स्ट्रीट ऑप्टिमिस्टिक है कि FY 26 जो कि अगले अगला जो साल है और उसका अगला साल जो है FY 27, वहां तकरीबन 12 से 13% की एक जो ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ, वो आने की उम्मीद है। और उसी के चलते मुझे लगता है कि आज नहीं बट कभी ना कभी जब हम अप्रैल या मई में जब हम कंपनीज की ओर से FY 26 और 27 की कमेंट्री सुनेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं मार्केट स्टेबल होगा। और टिल दैट टाइम मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लैरिटी इमर्ज होने लगी। सर वैसे ना हम निफ्टी और सेंसेक्स बहुत ज्यादा देखते हैं। आप बस निफ्टी देख के बता दो कि ये 22,800 के लेवल पे है। लोग उसी को देख देख के सोचते हैं कि हाँ ये नीचे जा रहा है तो बाजार भी नीचे जा रहा होगा, लेकिन अभी अगर पिछले 3-4 दिन का डेटा देखो ना, तो स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में एकदम से तेजी आई है। लोअर लेवल्स पे तेजी क्या, पहले ही पिट गए तो इससे ज्यादा क्या पिटेंगे, ऐसे वाली हालत थी। ये निफ्टी की फेयर वैल्यू क्या बैठती है जो आप FY 27 की प्रोजेक्शंस के हिसाब से बता रहे हो? तो ये जो नया फिस्कल जब आएगा तो इसके एंड होते होते आप क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हो मार्केट पे? टारगेट ऊपर के हैं या फिर अभी और डाउन साइड के? अगर आप देखिए निफ्टी ईपीएस, जिस तरह से हमने पिछली बार भी बात करी थी कि FY 26 में जो कि अगला आने वाला साल है, उसमें एवरेज जो ईपीएस का रेंज रहेगा 1130-1150 के आसपास का नंबर निफ्टी का रहेगा। और FY 27 जब हम FY 25 एंड होने आता है तो हम देखते हैं कि यूजुअली एनालिस्ट और एक अगला साल जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने एस्टिमेट में। तो अगर आप देखेंगे काफी सारी कंपनीज में अब FY 27 के नंबर्स की भी बात होने लगी है। तो FY 27 में अभी जो स्ट्रीट का अनुमान है वो है तकरीबन 1280-1300 रुपए का आसपास का जो अनुमान है FY 27 का है। और अगर आज मैं 23 हजार का निफ्टी का लेवल ले लेता हूँ, हालांकि 22,800 के आसपास है, जस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग,
तो आज के डेट में मार्केट जो है तकरीबन 17 से 18 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल FY 27 के अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है, और 20 टाइम्स FY 26 के अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक काइंड ऑफ फेयर वैल्यू बैंड में। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है या बहुत चीप है। बट जब हम रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं कि जो इंडियन मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो कंपेयर टू चाइना या MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडाइस, तो वहाँ अभी भी स्टिल हम महंगे हैं ऑन अ रिलेटिव बेसिस। तो अगर आप देखेंगे चाइना तकरीबन 13-14 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। MSCI इमर्जिंग मार्केट भी चीपर है। तो मुझे लगता है कि ऑन अ रिलेटिव बेसिस डेफिनेटली हम महंगे हैं। बट अगर आप इंडिया के एक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो हम फेयर वैल्यू बैंड में ट्रेड कर रहे हैं। तो निफ्टी जब भी माहौल ठीक होगा, मुझे लगता है कि जो पिछला हाई जो निफ्टी ने बनाया था 26,200 या 300 का, वो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले अगले 6 से 8 महीने में हमें देखने मिले। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि इंडिविजुअल जो कंपनीज हैं, अगर आप पिछले 2 हफ्ते का ट्रेंड देखेंगे तो इंडिविजुअल कंपनीज में कहीं ना कहीं बाइंग होना स्टार्ट हो गई है। और स्पेशली आप प्रमोटर के ओर से देखेंगे तो आपने अगर ट्रेंड देखा होगा कि जनवरी 24 से लेकर दिसंबर 24 तक बहुत सारे प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे थे। और अभी काफी समय के बाद ये दौर आया है कि पिछले 2-3 सप्ताह से काफी सारी छोटी कंपनीज के प्रमोटर जो हैं, ये अपने कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे हैं, ओपन मार्केट से शेयर ले रहे हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट में कहीं ना कहीं जो प्रमोटर है, जो कि सबसे ज्यादा जानकार आदमी होता है अपने कंपनी के बारे में, उसे लग रहा है कि अपने कंपनी में वैल्यू इमर्ज हो रही है, एक फेयर वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही है, और तभी जाकर के प्रमोटर अपना स्टेक खुद बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है वो सही अप्रोच रहेगा, रादर देन लुकिंग एट इंडेक्स। बट जो 22,800 का लेवल है, सभी जिस तरह से टेक्निकल एनालिस्ट से हमारी बात भी होती है, तो ये बहुत क्रुशियल सपोर्ट है। अगर ये कुछ कारण से ये टूट जाता है और कंटिन्यूस नीचे रहेगा, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा पैनिक सेलिंग भी डेफिनेटली मार्केट में देखने मिलेगा। फिर मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो स्टॉप रहेगा 22,000 का हो सकता है। तो डेफिनेटली 22,800 के नीचे पैनिक सेलिंग रहेगा। और अगर हम ऊपर की लेवल की बात करें तो टिल दैट टाइम 22,300 का लेवल क्रॉस करके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, तो एक रिवर्सल का टोन मार्केट में नहीं बनेगा। अच्छा लग रहा है आपसे टेक्निकल लेवल्स जान के। कभी कभी सुनने को मिलता है कि सनी अग्रवाल जी टेक्निकल लेवल्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपने बात की ना, अगर मैं 19 के मल्टीपल पे देखूँ तो बैठ रहा है 24,300, जो आपने EPS 1280 के हिसाब से बताया था तो। और अगर आप 20 के मल्टीपल पे देखोगे तो 25,600 बैठ रहा है। हम बहुत ही ज्यादा ओवरडन हो गए ऐसा लग रहा है सर। ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स इतनी बुरी तरीके से पिटे हैं, ये अब इनमें वैल्यू आनी शुरू होगी? जैसे आप बोल रहे हो कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर भी खरीदना शुरू कर दिया उन्होंने, तो क्या अब यहाँ से धीरे धीरे करके पोर्टफोलियोज बनाने का सही समय आ गया? मुझे लगता है कि मार्केट में ये सही समय है पोर्टफोलियो बनाने का। बट अगेन मैं दो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। अभी का जो जिस तरह से मार्केट का सिनारियो है, मुझे लगता है कि वो ही फ्रेश पैसा मार्केट में लाना चाहिए जिसकी हमें 12 से 24 महीने कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई घर लेने का प्लान है या आप कोई बच्चों की स्कूल फीस आपको पे करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो मार्केट में ना लाए जिसकी रिक्वायरमेंट आपको अगले 12 से 24 महीने में है। आप वही पैसा डिप्लॉय करें जो आपको अगले 24 महीने या 36 महीने तक आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हम जो भी अब पोर्टफोलियो बिल्ड करने की राय दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अगले 3 से 6 महीने में ग्रेजुअली अपना पोर्टफोलियो बनाइए, ताकि विद एन एक्सपेक्टेशन कि आप उसके बाद के जो आने वाले 2 साल रहेंगे उसमें एक डिसेंट रिटर्न आप बना पाओगे मार्केट में। तो डेफिनेटली यस, इट्स अ टाइम टू डैबल इन द मार्केट, बट ग्रेजुअली। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आज आपके पास 100 रुपया है तो आज आज की आज ही आपने जाके मार्केट में लगा दिया। पिछले 2 दिन का ट्रेंड देख के मार्केट में ये है कि शायद एक थोड़ी रैली आने के बाद फिर से एक सेल ऑफ का एक चांस बना हुआ है अभी भी। तो डोंट रश और फोमो फीलिंग नहीं लाना है मार्केट में कि पिछले 2 दिन में रैली हो गई तो चलो मैं भी जाकर अब कुछ बाय कर लेता हूँ लिवरेज पे, FNO में कोई पोजीशन बना लेता हूँ। आई थिंक इट्स टाइम टू डिप्लॉय योर कैपिटल ग्रेजुअली। मार्केट कहीं बहुत स्पीड से कहीं जा नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल ब्रॉडर ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट में अभी थोड़ा सा वीकर ही सेंटिमेंट भी वीक है और ट्रेंड भी वीक है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को कैसे संभालेंगे सर? ये तो सबसे भिड़ गए आते ही। राष्ट्रपति बने तो उसके बाद टैरिफ वॉर ही छेड़ के रख दिया उन्होंने। अच्छा, अब ये ना इंडिया में बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, अभी खबरें हैं, पुष्टि तो हुई नहीं है, कि सरकार ईवी पॉलिसी ला रही है। 110% का टैरिफ लगाती है, 100 से 110% का टैरिफ ईवी व्हीकल्स पे, इंपोर्ट पे। लेकिन उसको घटाकर 15% करने की बात है। तो टेस्ला के लिए तो एक एंट्री का सिनेरियो बन ही गया है, और टेस्ला तो अब दौड़ेगी भारतीय सड़कों में ऐसा लग रहा है। तो सर ये पहले बताएं कि एक तो ये टेस्ला का आगमन जो हो रहा है इंडिया में, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को कैसे देखते हैं? तीसरा, फिर जब ऑटो सेक्टर में अगर आपको कुछ पसंद है तो वो भी बता दो कितना, क्योंकि टेस्ला जब आएगा तो वो तो हड़कंप मचा देगा पूरे सेक्टर में। रजत जी, अगर आप गवर्नमेंट की जो ईवी पॉलिसी जो लास्ट ईयर रिवील की गई थी, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें ये कहा गया था कि जो व्हीकल जो की जो कीमत है
मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है, आई थिंक $25,000 के ऊपर की जो, $30,000 के ऊपर की जो कीमत है, वो व्हीकल इंडिया में अगर आती है और वो जो कंपनी है अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में अगले 3 साल में लगाती है, तो उन्हीं कैटेगरी के लिए जो इम्पोर्ट ड्यूटी है 110% से घटा करके 15% करने का गवर्नमेंट का पॉलिसी था। बट अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने भी एक ट्वीट किया था, उन्होंने ये कहा था कि दिस इज वेरी अनफेयर कि आप कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने बोल रहे हो और उसके उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी कम करोगे। तो इसके ऊपर जो पॉलिसी है पूरी क्लैरिटी आई थिंक अप्रैल मंथ में, जिस तरह से मैं न्यूज आर्टिकल में भी पढ़ रहा था, अप्रैल में आएगी कि जो एग्जैक्ट जो लास्ट लास्ट ईयर जो पॉलिसी रिवील करी थी उसमें क्या चेंजेस करके फाइनल पॉलिसी इंडिया में लॉन्च की जाएगी। बट इफ आई टेक इनटू अकाउंट लास्ट ईयर पॉलिसी, मुझे लगता है कि जो ईवी जो इंडिया में आएगी, वेदर इट इज फ्रॉम टेस्ला और एनी अदर ब्रांड, उसकी जो प्राइस रेंज रहेगी वो 30 लाख के ऊपर की रहेगी, पोस्ट रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑल्सो। अगर आप टेस्ला के प्रोडक्ट देखेंगे यूएस और चाइना में भी, तो और उसको इंडिया में जब इम्पोर्ट ड्यूटी जोड़ लोगे तो तकरीबन 30 से 40 लाख के रेंज में वो प्रोडक्ट आएगा। और आज इंडियन ईवी मार्केट जो है प्रीडोमिनेंटली अगर आप देखोगे, टाटा की जो नेक्सन है तकरीबन 15-20 लाख के रेंज में आती है। महिंद्रा के जो दो नए प्रोडक्ट आए थे 20-22-23 लाख के रेंज में आए हैं। तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा कंपटीशन टेस्ला से है नहीं, बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी टू द प्लेयर्स लाइक टाटा एंड एमएनएम, जो कि प्रीडोमिनेंटली पैसेंजर व्हीकल में डील करते हैं। आई थिंक मार्केट थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर गया था पिछले एक वीक में। बट टिल द टाइम हमें क्लैरिटी अप्रैल में नहीं पता चलेगी कि जो कंडीशन लगाई थी गवर्नमेंट ने कि आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप करना होगा अगले 3 साल में, तब जाके हम 110% की ड्यूटी घटाकर 15% करेंगे। तो इसके ऊपर जैसे जैसे क्लैरिटी इमर्ज होगी थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होते नजर आएगा। आप खरीद रहे हैं सर वो टाटा मोटर्स, एम ऐसे वाले स्टॉक्स अभी? रजत जी, मैं हम लोग टाटा मोटर्स तो नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स में ओवरऑल अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें चल रही है। बट महिंद्रा एंड महिंद्रा एज एन कंपनी हमें काफी अच्छी लगती है। इनका जो एसयूवी पोर्टफोलियो है और ट्रैक्टर सेगमेंट है, दोनों ही सेगमेंट काफी अच्छा कर रहे हैं। और इवन इनके जो मंथली सेल्स नंबर है बाकी ऑटो कंपनी से बेहतर आ रहे हैं। इवन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पोर्टफोलियो इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया था, उसमें भी 30 से 35 हजार की बुकिंग ऑलरेडी आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब अल्टीमेटली सीट वही कंपनीज पे फोकस करेगा जहां अगले क्वार्टर या अगले 2 से 3 क्वार्टर में नंबर रिलेटिवली बेहतर आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि महिंद्रा में कोई ऐसे डर की बात नहीं कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में नंबर बहुत खराब हो जाएंगे, इनफैक्ट बेहतर ही होने की उम्मीद है। तो इसी के चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि अभी 3200-3300 से करेक्ट होकर 2800 आया है, डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ग्रेजुअली ऐड किया जा सकता है। अच्छा, फिर और कौन से सेक्टर है सर जो आपको पोस्ट बजट, पोस्ट आरबीआई पॉलिसी और ये जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो टैरिफ वॉर के सिनेरियो बना हुआ है इसमें आपको बहुत अच्छे लगते हैं? ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं? अगर हम सेक्टर की बात करें रजत जी, तो हमें लगता है कि बैंक्स और एनबीएफसी जो हैं, जो कि डेफिनेटली एक बेनिफिशियरी रहेंगे आरबीआई के। अगर हम मानते हैं कि अगले 12 महीने में 2 से 3 कट और आएंगे 75 बेसिस पॉइंट का, तो बैंक्स और एनबीएफसी जो कि एक रिजनेबल वैल्यूएशन पर भी ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनता नजर आ रहा है। तो ये एक सेक्टर रहेगा जो हमें लगता है कि पॉजिटिवली बेनिफिट करेगा। विद इन एनबीएफसी ऑल्सो मुझे लगता है कि जो कंज्यूमर फेसिंग एनबीएफसी है, कंज्यूमर फेसिंग गोल्ड गोल्ड लोन और जो हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड जो एनबीएफसीज हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक बेनिफिट हमें लगता है कि आगे जा करके बनता हुआ नजर आएगा। एट द सेम टाइम कंजम्पशन सेक्टर में जो रिलेटिवली इम्यून है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर, हालांकि अगेन वहाँ एक डिस्कशन चल रहा है कि स्टारलिंक जो कि अलग अगेन इलॉन मस्क की कंपनी है, वो अगर इंडिया में आएगी तो इन्हें दिक्कत होगी। अगेन मुझे लगता है कि ये इतना इतना बहुत बड़ा ट्रांजिशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट काइंड ऑफ 2 या 3 प्लेयर के हाथ में कंसोलिडेटेड मार्केट है। अगर आप देखेंगे जियो, भारती और वोडाफोन, यही मिलके मेजोरिटी शेयर ऑलरेडी ओन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कोई यहाँ से कंपटीशन बनते नजर आएगा। तो टेलीकॉम सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है। अगर हम कंजम्पशन सेक्टर की बात करें, तो कुछ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज जैसे होटल रिलेटेड, ज्वेलरी में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है ड्यू टू सम रीजन और अदर। ऐसे कुछ सेक्टर्स हमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छे लग रहे मैं कुछ स्टॉक्स भी पूछूंगा सर आपसे। आपके स्टॉक बास्केट में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपने एसबीआई सिक्योरिटीज के सब्सक्राइबर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को जो आपने सजेस्ट किए? लेकिन उससे पहले ना कुछ और खबरें भी बहुत रूल कर रही है मार्केट पे। एक ऐसा स्टॉक है जो टूटा ही नहीं है इस वाली गिरावट में ज्यादा, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का स्टॉक। और अब खबरें हैं एनएससी के आईपीओ को लेकर, उसकी वैल्यूएशंस को लेकर। तो स्ट्रीट बहुत ओवर एक्साइटेड हो रही है, लेकिन पता नहीं वो आईपीओ कैसे आएगा इतनी, जब बाजार की सेंटिमेंट ही इतने कमजोर हैं तो। और दूसरी चीज है, एनएसडीएल भी बोल रहा है कि ऐसी ही सिनेरियो में वो 3,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रहे हैं अगले महीने तक।
तो ये अभी आप इसमें स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी को कैसे देखते हो, स्पेशली ये जो डिपॉजिटरी सर्विसेज वाली कंपनियां हैं और स्टॉक एक्सचेंज वाली और दूसरे कमोडिटी एक्सचेंज वाली जो कंपनी। पहले बीएससी की बात कर लेते हैं। बीएससी में क्या हुआ था कि अगर आपको याद होगा कि बीएससी की जो रिग्रेटिंग की स्टोरी स्टार्ट हुई थी, वो उनके एफएनओ सेगमेंट में जो उनका एग्रेशन था उसके चलते हुई थी। और हमने देखा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट शेयर है एफएनओ मार्केट में तकरीबन 8 से 10% पिछले 2 सालों में हो चुका है। और उसी के चलते हमने देखा था कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की काफी एग्रेसिवली एक्सपांड हुई थी, और उसी के चलते स्टॉक में रिग्रेटिंग हुई थी। अब जब सितंबर मंथ से हमने देखा कि एफएनओ के जो रेगुलेशन है इसमें चेंजेस होने लगे, तो उसके चलते स्ट्रीट को एक फियर था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो वॉल्यूम है उसमें कहीं ना कहीं हिट करेगा। और जब स्ट्रीट ने ये देखा कि पिछले 3-4 महीने में हालांकि वॉल्यूम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम हुए हैं, बट अगर आप वैल्यू की बात करेंगे तो अल्टीमेटली जो एक्सचेंजेस होते हैं उनकी जो आमदनी होती है इट इज लिंक टू वैल्यू बेस्ड ट्रांजेक्शन, राइट। तो जो वैल्यू है उसमें कोई बहुत ज्यादा कमी आई नहीं है। और अगर आप बाकी ब्रोकिंग कंपनीज के भी कमेंट्री सुनेंगे तो उन्हें ये भरोसा है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में जितना भी थोड़ा बहुत वॉल्यूम लॉस हुआ है वो एक रिकूप होने का की प्रोबेबिलिटी है अगले 3 से 4 क्वार्टर में। और इसी के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अगर आप दिसंबर क्वार्टर के नतीजे भी देखेंगे, और उसमें एक वन ऑफ आइटम था जहां उन्होंने एक अपना जो एक फंड होता है सॉवरिन वेल्थ फंड, उसमें उनको थोड़ा सा पैसा डालना पड़ता है, अगर आप उसे हटा देंगे तो काफी अच्छे नतीजे भी दिए थे। तो उसी के चलते बीएससी में हमने करेक्शन देखा नहीं। बट मुझे लगता है कि जो इसका जो फेयर वैल्यू है 5800 to 6000 उसी के आसपास अब स्टॉक मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी करके इसमें एक्साइट होके अपने को हमें स्टॉक ऐड नहीं करना है। मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से कहा कि एनएससी का आईपीओ आ रहा है उसी के चलते इसमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट बनी हुई है। बट अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बीएससी का जो वैल्यूशन है रिलेटिवली महंगा है एनएससी के सामने। तो ये नहीं हो सकता है कि एनएससी का आईपीओ आएगा तो बीएससी का स्टॉक और यहाँ से चल जाएगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखना चाहिए बीएससी को लेकर। और फिर वो एनएसडीएल का जो आईपीओ आ रहा है 3,000 करोड़ रुपए का, ये सीडीएसएल तो बहुत पिट चुका है सर अभी हाल फिलहाल में, कैम्स का स्टॉक बहुत गिर चुका है हाल फिलहाल में, इन पे नजर रखनी चाहिए क्या आपको? आई थिंक रजत जी, हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सेक्टर है कैपिटल मार्केट, ये सिक्लिकल सेक्टर है। जब तेजी का समय रहेगा तब इन्हें सबसे ऊंचे वैल्यूएशन मिलेंगे, और जब मंदी का समय रहेगा तब इन्हें सबसे खराब वैल्यूएशन मिलेंगे। तो स्टॉक मार्केट के प्रिंसिपल से जब भी आपको पैसा बनाना है, तो जब सिनारियो खराब होता है मार्केट में तब आपको ये कैपिटल मार्केट की स्टोरीज लेना चाहिए, और जब तेजी का माहौल होता है तब इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो अगर कोई नए निवेशक है तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी है कि जब मंदी का माहौल चल रहा है 3 से 6 महीने 8 महीने के लिए, तब ये कैपिटल मार्केट जो स्टोरीज है ये आपको रिजनेबल वैल्यूएशन पर एक्यूमुलेट करने मिलेगी। तो नए इन्वेस्टर डेफिनेटली इन्हें देख सकते हैं। बट जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं जिनकी ऊपर के लेवल पर खरीदारी कर चुके हैं सीडीएसएल और ये कैप में, मुझे लगता है कि जब तक मार्केट में नया हाई नहीं बनेगा इनके जो पुराने भाव थे ऊंचे वाले वो नहीं आएंगे। ओके, ये फिनटेक स्पेस भी एकदम से बजेंगे सर, पेटीएम और मोबीक्विक ये तो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स है, लेकिन तीसरा और आ रहा है वो है फोन पे। उन्होंने भी अपने आईपीओ के प्रोसेस को बहुत एग्रेसिवली अब अप्रोच करना शुरू कर दिया आईपीओ में, यानी कि कंपनी को लिस्ट कराने की योजना है फोन पे को। तो सर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं मोबीक्विक और पेटीएम, उनको आप कैसे देखते हो? अगेन ये जितने भी फिनटेक प्लेयर हैं, अगेन सबकी अपनी अपनी जर्नी है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो पेटीएम के बारे में तो हमें सबको पता ही है कि कहीं ना कहीं रेगुलेटरी हर्डल के चलते बिजनेस मॉडल इनका हैम्पर हुआ था, उसके बाद कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया। बट हालांकि जिस तरह से अभी रिसेंट नंबर्स आ रहे हैं पेटीएम में, मुझे लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है तकरीबन 900 रुपए के आसपास का होगा, और उसी के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरी सलाह नहीं रहेगी कि आप जाके पेटीएम में बहुत ज्यादा एग्रेसिव बेट अभी लेना चाहिए। एंड सेम इज द केस विद मोबिक्विक, जहां हमने देखा है कि ऑलरेडी पोस्ट आईपीओ बहुत लंबा रन अप स्टॉक में हो चुका है। तो अगेन दिस इंडस्ट्री डेफिनेटली इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। वेदर इट इज ऑनलाइन पेमेंट, अल्टीमेटली इसका जो बिजनेस मॉडल होता है वो यही होता है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट के इकोसिस्टम में आपको लाया जाता है, एंड देन दे ट्राई टू क्रॉस सेल वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू यू। वो आपको लोन सेल करेंगे, इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करेंगे, और एट द सेम टाइम इनके जो वेंडर्स होते हैं जो ये पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं उन्हें भी वर्किंग कैपिटल लोन और वेरियस प्रोडक्ट सेल करके कमीशन अर्न करते हैं। तो अगेन नाइस बिजनेस मॉडल, बट मुझे लगता है कि थोड़ा वैल्यूएशन के लिहाज से और जिस तरह से मार्केट में सेंटिमेंट खराब हुए हैं, रादर देन डिप्लॉइंग मनी इन लॉस मेकिंग बिजनेसेस, काफी सारी प्रॉफिटेबल कंपनी है जो अब रिजनेबल वैल्यूएशन पर मिल रही हैं। तो जब मंदी का समय है तो अच्छी कंपनी अच्छे भाव में मिल रही है, तो क्यों ना वहां पैसा लगाए, रादर देन इन लॉस मेकिंग कंपनी जहां प्रॉफिट का कोई क्लियर ट्राजेक्टरी पाथ नहीं है। एक ना मार्केट में पैसा डालने का बहुत अच्छा तरीका
अच्छा तरीका तो नहीं बोलूंगा मैं, मतलब बहुत ही बहुचर्चित तरीका और जो बहुत ही फेमस तरीका वो है ये कि आईपीओ में पैसा डाल दो। नया आईपीओ आता है, फटाफट से मिलता है, तो लॉटरी लगती है, उसके बाद पैसा बन जाता है। अब जिनका बन गया बन गया, और जिन्होंने डुबकी लगाई आईपीओ मार्केट में, पैसा कमाया, बाहर निकल गए, वो भी बहुत बढ़िया। जो नहीं कमा पाए और जो नहीं प्रॉफिट बुक कर पाए, उनके लेने के देने पड़ गए हैं। अभी क्या करें सर आईपीओ मार्केट में? और ये जो आईपीओज में जो जिस तरीके की गिरावट आई है, क्या अभी आपको लगता है कि इतनी आसानी से पैसा बन जाएगा, जो ऑलरेडी अभी एक साल के अंदर अंदर जो कंपनी लिस्ट हुई है उनमें? रजत जी, अगेन आईपीओ मार्केट भी कैपिटल मार्केट की तरह ही होता है कि अगर आप देखेंगे जब भी मार्केट में बुलिश सिनारियो होता है उस वक्त कंपनी सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द आईपीओ बुलिश मार्केट सिनारियो में ही आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रमोटर है वो चाहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट कर पाए मार्केट से। एट द सेम टाइम मर्चेंट बैंकर जिनकी फीस जो होती है आईपीओ के साइज के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो वो भी जितना बड़ा आईपीओ का साइज रहेगा उतनी उन्हें फीस मिलेगी। तो जब बुलिश सिनारियो होता है उस वक्त डेफिनेटली लोगों ने पार्टिसिपेट करके लिस्टिंग गेन भी बनाया है। बट हिस्टोरिकल एविडेंस ये कहता है कि जब मंदी का समय होता है और उस वक्त जो कंपनी आईपीओ लाती है, यूजुअली वो कंपनी को अपने आप पे भरोसा होता है कि मेरा बिजनेस इतना स्ट्रांग है कि मंदी के समय में भी मुझे लोग पैसा देने के लिए राजी हो जाएंगे। तो मंदी के समय के जो आईपीओ होते हैं वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बना के देते हैं, और जो तेजी के समय के आईपीओ होते हैं वो शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन के थ्रू पैसा बना के देते हैं। सर अभी पैसा बनेगा कहाँ पर? अब ये आखिरी सवाल है कि मार्केट पे जिस तरीके का सिनेरियो है, अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि जो लेंगे वो पोजीशन कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। इसको आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, पहले तो ये बताओ इस फेस को। और दूसरी चीज ये, आप क्लाइंट्स को कैसे समझा रहे हो कि अभी क्या करना चाहिए, खास तौर से एचएनआई इन्वेस्टर्स को। और तीसरा, कहाँ पैसा डाले, कौन से स्टॉक्स? या डेफिनेटली एक चीज राय जो हम हमारे क्लाइंट्स को सभी को दे रहे हैं कि मार्केट में अब थोड़ा संभलने का समय है। दिस इज नॉट अ टाइम टू लिवरेज मार्जिन फंडिंग या एफएनओ के थ्रू आपने बहुत एग्रेसिव बेट लेने का समय नहीं है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत जबरदस्त है। मतलब पूरे एक ही दिन में आप देखोगे वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर रहे हैं मार्केट। और एट द सेम टाइम क्या होता है ना, जब हम शॉर्ट टर्म पोजीशन लेते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस भी है, क्लाइंट उसको फिर लॉन्ग टर्म पोजीशन में कन्वर्ट कर देता है और उसको होल्ड कर करके देन हमने पाया है कि बहुत सारे लॉसेस भी हो जाते हैं क्लाइंट को, स्पेशली ऑन लिवरेज पोजीशन। तो लिवरेज और एफएनओ थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये एडवेंचर होने का समय नहीं है। इट्स अ टाइम टू बी वेरी कॉशियस। आपका जो प्रिंसिपल कैपिटल है उसे कंजर्व करने का समय है। और रही इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन की बात, तो हम हमारे क्लाइंट से ये एडवाइस कर रहे हैं कि आपका जो भी कैपिटल है ग्रेजुअली अगले 3 से 4 महीने में मार्केट में डिप्लॉय करें, विद एन एक्सपेक्टेशन कि अप्रैल मई के बाद, जो कि हम कहते हैं कि सेकंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, मतलब जून जुलाई से थोड़ा सा मार्केट में एक रिकवरी का स्कोप रहेगा, बेस्ड ऑन प्योरली बेस्ड ऑन अर्निंग ग्रोथ। और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है ट्रम्प साहब के पॉलिसी के चलते, उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद एक लगता है कि मार्केट में अपसाइड आने की उम्मीद है। बट अगेन ग्रेजुअल डिप्लॉयमेंट इज द राइट स्ट्रेटेजी। आई थिंक आज के डेट में आपको 15 से 20 स्टॉक आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, अगर आप अगर फ्रेश पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं तो। और उसमें ग्रेजुअली एवरी मंथ या एवरी वीक थोड़ा थोड़ा पैसा डिप्लॉय करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए विद एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 2 to 3 years। स्टॉक्स बता दो, नहीं तो फिर नंबर दे दो। ये एक ही चीज हो सकता है, क्योंकि व्यूअर्स को सच्ची नहीं समझ में आएगा कि क्या खरीदना क्या नहीं। जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं ना, मैं उस लिहाज से बता रहा हूँ, सच्ची नहीं पता लग रहा। सब नीचे नीचे की बातें कर रहे हैं, भाई नीचे जाने वाली है मार्केट, नीचे जाने वाली है, खराब हो गया सब कुछ। कोई स्टॉक खरीदने को तैयार नहीं है अभी। उनको कैसे बोले स्टॉक खरीदने के लिए? अगर खरीदे तो क्या खरीदें फिर? नहीं, अगेन रजत जी, ऑब्वियसली ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जो भी चीज नीचे जाती है ऑब्वियसली उसे डर लगता है हमें एज एन इन्वेस्टर। और ये डर, और ऑब्वियसली ये डर बना भी हुआ है कि अगर आज आप कुछ भी पैसा डिप्लॉय करोगे तो आपको कल दिखेगा कि आपके पोर्टफोलियो में निगेटिव मार्क दिख रहा है। और इसी के चलते जो एवरेजिंग का जो कंसेप्ट है ये बहुत भावुक मार्केट में प्रूवन मेथड भी है। तो एसआईपी का जो एडवांटेज है वो यही है कि जो भी हम एसआईपी के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में, तो हमने देखा है कि जब मार्केट मंदी में आता है तो लोग अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, जो कि सबसे गलत तरीका है। मंदी के समय तो आपको एसआईपी का जो अमाउंट है उसमें थोड़ा सा इनफैक्ट हो सके तो थोड़ा अमाउंट बढ़ाना चाहिए। जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है उसका प्रिंसिपल ये है कि जब मार्केट मंदी में होता है तो आपको लोअर लेवल पर ज्यादा यूनिट मिले, ताकि जब तेजी का समय है तो आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन आपको मार्केट में देखने मिलेगा। तो अगेन आई मीन बट टाइम एंड अगेन हम देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर आपके और मेरे जैसे डेफिनेटली मार्केट में ये गलती करते हैं कि जो फ्रेश कैपिटल जब डिप्लॉय करने का समय होता है तब वो लोग एसआईपी बंद कर देते हैं, या तो अपना पैसा रिडीम करने के लिए म्यूचुअल फंड या इक्विटी से भागते हैं।
आई थिंक अगेन ग्रेजुअल डिप्लॉयमेंट इज द राइट स्ट्रेटेजी। इंडिया ग्रोथ स्टोरी मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई डाउट है। ऑब्वियसली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 7 and 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। बट अब इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है, थोड़ा सा लंबा रखना होगा। जो पिछले 3-4 साल के जो गेन है वो बहुत क्विक गेन, मोमेंटम के थ्रू जो गेन बना था, अब वो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ द चेंज इन ग्लोबल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हुआ है। वैसे सनी जी ना बहुत 10-15 स्टॉक्स तो सूची लेकर आते हैं। मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि वो आज स्टॉक्स बता दें, स्टॉक्स बता दें। उन्होंने शुरू में जो सेक्टर्स बताए थे, स्टॉक्स बताए थे, उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा लग रहा है। सनी जी कोई स्पेशल स्टॉक्स हैं? नहीं तो फिर अब हम मैं समझ। अगेन रजत जी, मैं स्टॉक की सूची दे सकता हूँ, उसमें कोई, पर वो लोग करेंगे तो कहीं बट वो। अगेन अगेन अ हम डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर। दे देते ना, हम डिस्क्लेमर दे देते कि सिस्टमैटिकली करें। तो 5 स्टॉक्स बता दो बस, ज्यादा बताओ ही मत। सिस्टमैटिकली करेंगे, ऐसे कूद कूद कर नहीं खरीदेंगे, मतलब एकदम से। मार्केट की हालत तो देखो पहले, तो फिर धीरे धीरे करके खरीदें जो भी खरीदें। तो आई थिंक अगेन अगर हम 5 स्टॉक की बात करते हैं तो बैंक से अगर मुझे चूज करना होगा तो आईसीआईसीआई बैंक डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास रिजल्ट अभी ऑफलेट कंपनी ने पेश किए थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिस तरह से हमने डिस्कस किया, ऑटो सेक्टर में अगेन एक रिजनेबल वैल्यूएशन पर मिल रही है कंपनी। एफएमसीजी से मैं टाटा कंज्यूमर को चूज करना चाहूंगा। अ गुड बिजनेस विच इज गोइंग थ्रू टेम्पररी ट्रबल, जो हमने देखा है कि थोड़ा बहुत अर्बन सेक्टर में स्लो डाउन चल रहा है, अर्बन एरिया में। अल्टीमेटली ये जब स्लो डाउन खत्म हो जाएगा, जो टैक्स का कट का जो बेनिफिट है हम अप्रैल ऑनवर्ड आते दिखेंगे, तो मुझे लगता है कि एक आधी कंजम्पशन कंपनी भी डेफिनेटली बास्केट में होना चाहिए। एक कैपिटल मार्केट थीम को मैं कैप्चर करना चाहूंगा, वो निपॉन एएमसी के थ्रू, जो कि एक वन ऑफ द लीडर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और अभी जब मार्केट के सेंटिमेंट खराब है तो हमने देखा है कि स्टॉक 800 वाला 500 550 के लेवल पर आया भी है, करेक्शन भी हुआ है। अगर मुझे एक्सचेंजेस में एक्सपोजर लेना है तो मैं एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू लेना चाहूंगा। वहां भी सिमिलर स्टोरी ऑफ बीएससी, जहां हम देख रहे हैं कि ऑप्शंस में काफी एग्रेसिवली वॉल्यूम एक्सपांड हो रहे हैं, और जिस तरह से कमोडिटीज के दाम में काइंड ऑफ एक बुलिशनेस चल रही है, इसका एक क्लियर कट बेनिफिशियरी एक्सचेंज के तौर पर एमसीएक्स क्लियर कट होते नजर आएगा। और अगर कैप गुड्स और इंजीनियरिंग सेक्टर में फोकस करना है तो ऑब्वियसली लार्सन एंड टुब्रो। 3200 3300 के लेवल पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ होने के लिए है। राइट सनी जी, बहुत शुक्रिया।